पायल गांव में अपनी माँ के साथ ही रहती है। उसकी माँ का नाम जानकी है। जानकी विधवा है। वो घर चलाने के लिए लोगों के घर में काम करती है। माँ, आप कितनी मेहनत करती हो। देखना, जब मैं बड़ी होंगी ना, तब आपको कोई काम ही नहीं करने दूंगी। ये सुनकर जानकी हंस देती है। जानकी एक अमीर आदमी के घर काम करती है। उस घर में हमेशा कुछ न कुछ पार्टी लगी ही रहती है। उसी मौके पर पायल को कुछ अच्छा खाना भी मिल जाता है। बेटी, कल मालिक के घर नए साल की पार्टी है, मैं तेरे लिए खाना लाऊंगी। नहीं नहीं माँ, मैं इस बार आपके साथ जाऊंगी, मुझे भी देखनी है नए साल की पार्टी। पायल ने जिद पकड़ ली। जानकी ने सोचा, ठीक है, इसे लेकर ही चलती हूँ, ये मेरे काम में हाथ बटा देगी। जानकी पायल को लेकर ही पार्टी में गई। वहाँ बहुत सारे अमीर लोग आए हुए हैं। सभी ने महंगे महंगे कपड़े पहने हुए हैं। चारों तरफ अच्छा अच्छा खाना है। ये सब देखकर पायल बहुत खुश हो गई। अरे, ये तो बिल्कुल सपने जैसा है। मैं यही सब तो अपने सपनों में देखती थी। लेकिन तभी वो अपने कपड़ों की तरफ देखती है। उसने तो पुराना फटा हुआ कपड़ा पहना है। ये सोचकर वो दुखी हो जाती है। मेरे पास तो अच्छे कपड़े तक नहीं है। पता नहीं ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तभी जानकी ने पायल को बुलाया और एक टेबल पर खाना सर्व करने के लिए कहा। पायल खाना लेकर उस टेबल पर जा ही रही थी कि इतने में उसका पैर एक बिजली के तार में फंस गया और वो जोर से नीचे गिर पड़ी। उसके हाथ से खाना उड़कर एक अमीर औरत की महंगी साड़ी पर गिर गया और वो औरत गुस्सा हो गई। गरीब लड़की कहीं की, तुझ में इतनी भी तमीज नहीं है। तुझे पता है ये साड़ी कितनी महंगी है? तेरा घर भी बेच दो ना तो भी इसका पैसा नहीं आएगा। ये बोलकर वो औरत पायल को मारती रही। जानकी उसे बचाने के लिए आगे आई। इसे मत मारिए, ये बच्ची है। लेकिन तभी जानकी का मालिक आगे आया और कहा, जानकी, इसे इसकी गलती की सजा मिलनी ही चाहिए। ये बोलकर मालिक ने पायल को जोर से एक थप्पड़ मारा। पायल बेहोश हो गई। उसके सामने अंधेरा छा गया। उसे जब होश आया तो उसने देखा कि वो गांव में ही किसी रास्ते में पड़ी हुई है। अरे, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मेरी माँ कहाँ है? पायल अपनी माँ को ढूंढते हुए घर गई, लेकिन वहाँ भी उसकी माँ नहीं मिली। अरे, माँ तो यहाँ भी नहीं है। माँ, माँ, कहाँ हो आप? पायल अपनी माँ को ढूंढते हुए उस मालिक के घर चली गई और रोते हुए मालिक से कहा, मालिक, क्या आप बता सकते हो कि मेरी माँ कहाँ है? तेरी माँ का ठेका ले रखा है क्या मैंने? जा यहाँ से, तुझे देखते ही सारा मूड खराब हो गया। पायल अपनी माँ को नहीं ढूंढ पाई। ये उसके लिए एक रहस्य बन गया कि उसकी माँ अचानक से आखिर चली कहाँ गई होगी। उसने आसपास के 2-3 गांव में भी ढूंढा, लेकिन जानकी कहीं पर भी नहीं मिली। पायल घर लौट गई। कल माँ को आखिरी बार पार्टी में देखा था, लेकिन उसके बाद वो कहाँ चली गई? हे भगवान, मुझे मेरी माँ लौटा दो। पायल को कुछ समझ में नहीं आया कि वो अब क्या करे। वो मालिक के पास जाकर काम मांगने लगी। मालिक, मुझे काम दीजिए ना, मेरी माँ कहीं चली गई है। तुझे? नहीं, तुझे यहाँ काम नहीं मिल सकता, लेकिन शहर में मिल सकता है, मेरे एक दोस्त के यहाँ। उनके दोस्त का नाम मिस्टर सिंघानिया है। उनके घर में पायल की नौकरी लग गई। पायल रात को ट्रेन में चढ़ी और सुबह शहर पहुँच गई और फिर उसने सिंघानिया साहब के बंगले में काम करना शुरू कर दिया। लेकिन उस बंगलों में उसे रहने की जगह नहीं मिली। मुझे काम तो मिल गया, लेकिन पता नहीं अब मैं कहाँ रहूंगी। उसे रहने की कोई जगह ही नहीं मिली, इसीलिए वो फुटपाथ में ही रहने लगी। वो फुटपाथ में ही खाना बनाकर खाती रही। पायल पूरा दिन काम करती रही और शाम के बाद से वो अपनी माँ को ढूंढने लगी। उसने शहर का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन उसे उसकी माँ कहीं नहीं मिली। वो हर रात अपनी माँ को याद करके रोती रही। माँ, अब कहाँ चली गई माँ? अब के बिना सब कुछ कितना फीका है। ऐसे ही पायल के दिन बीतते गए। पायल को उसकी माँ से एक गुण मिला था, वो जानकी की तरह बहुत अच्छा खाना बनाती थी। मिस्टर सिंघानिया भी उसके हाथ का खाना खाकर बहुत खुश थे। कुछ महीनों बाद एक दिन पायल को फुटपाथ में अपनी झोपड़ी में लौटते लौटते बहुत देर हो गई। कितनी रात हो गई है, अब खाना कब बनाऊंगी और कब खाऊंगी? पायल खाना बनाती रही। उसने चावल और अंडा करी बनाई। तभी वहाँ से एक आदमी जा रहा था। खाने की खुशबू से वो वहीं पर रुक गया। क्या हुआ साहब, कुछ चाहिए आपको? असल में मुझे खाना चाहिए था। अभी इतनी रात हो गई है और सारे होटल बंद है। मुझे बहुत भूख लगी है। तुम्हारे हिस्से से कुछ खाना मुझे दोगी? मैं तुम्हें पैसे दूंगा। ये सुनकर पायल ने कहा, पैसे की जरूरत नहीं है साहब, आप खाइए, पूरा ही खाइए। लेकिन मैंने पूरा खा लिया तो तुम्हें भूखा रहना होगा। वो मुझे आदत है, आप खा लीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। उस आदमी ने पायल के हाथ का बनाया हुआ चावल और अंडा करी खाया और वो बहुत ज्यादा खुश हो गया। तुम इतनी सी लड़की
कितना अच्छा खाना बनाती हो। तुम एक ढाबा क्यों नहीं खोल लेती? ढाबा? लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? देखो, तुमने मुझे खाना खिलाया, इसलिए मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तुम पैसे तो नहीं लोगी, इसीलिए मैं तुम्हें एक ठेला देता हूँ। तुम वहाँ पर खाना बनाकर बेच सकती हो। ये आइडिया पायल को बहुत पसंद आया। उस आदमी ने अगले दिन पायल को एक ठेला खरीद कर दिया और पायल ने खाना बनाकर ठेला सजा लिया। आइए आइए साहब, मेरे हाथों का अंडा करी खाइए। लोग अंडा करी और चावल खाने आए और खाना खाकर मुग्ध हो गए। अरे वाह, ये तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। ए लड़की, यहाँ मेरा ऑफिस है। तुम हर रोज दोपहर को हम 10 लोगों के लिए 10 प्लेट चावल और अंडा करी भेज सकती हो? हाँ हाँ साहब, क्यों नहीं, मैं भेज दूंगी। ऐसे ही पायल ने अच्छा बिजनेस जमा लिया। कुछ ही दिनों के अंदर उसके पास अच्छे पैसे जमा हो गए और उन पैसों से उसने एक बड़ा सा ठेला खरीद लिया और उसके बाद और भी ज्यादा आइटम बनाने लगी। ऐसे ही 1 साल बीत गया। सर्दी आ गई। पायल ठेले में ही खाना बेचती और उसी के ऊपर रात को सो जाती। इस ठंड के मौसम में उसे थोड़ी तकलीफ तो हो रही थी, लेकिन उसकी जेब में अब पैसा था। उसने करीब करीब 1 लाख रुपए जमा कर लिए थे। मेरे पास 1 लाख रुपए जमा हो गए हैं, लेकिन मैं इन पैसों को खर्च नहीं करूंगी। मैं इन पैसों को अपनी माँ के लिए रख दूंगी। उसे यकीन था कि एक न एक दिन उसकी माँ मिलने वाली है, इसीलिए उसने उन पैसों से अपने लिए एक रहने की जगह तक का बंदोबस्त नहीं किया। ऐसे ही न्यू ईयर आ गया। लोग पार्टी करने में बिजी हो गए। पायल का धंधा भी बहुत अच्छे से चलने लगा। आइए आइए, मेरे हाथ का खाना खाइए, आइए आइए। और ऐसे ही एक दिन रात को उसके ठेले के सामने एक गाड़ी आकर रुकी और उसमें से एक औरत निकली। अरे, इस औरत को तो मैंने कहीं देखा है। पायल को याद आ गया, ये वही है जिसकी साड़ी पर 1 साल पहले पार्टी में उसने खाना गिरा दिया था। ए लड़की, चिकन है क्या? चिकन? हाँ है ना। 1 प्लेट पैक कर दे। ए नौकरानी, ये पैकेट लेकर आ। और ये कहने के बाद गाड़ी से जो निकली उसे देखकर पायल की आंखों में आंसू आ गए। माँ, तुम? बेटी, ये जानकी है। पार्टी में पायल के बेहोश हो जाने के बाद जानकी सबसे माफी मांग रही थी। तभी इस औरत ने कहा, मेरी ये साड़ी 1 लाख की है। जब तक इस साड़ी की कीमत नहीं चुकेगी तो मेरे लिए मुफ्त में काम करेगी। ये बोलकर वो औरत जानकी को जबरदस्ती अपने साथ लेकर चली गई थी। आज भी उस औरत ने कहा, अच्छा, तो तुम वही लड़की हो। तुम्हारी माँ नहीं जा सकती तुम्हारे पास, उसे 1 लाख रुपए चुकाने हैं। अच्छा, ये बात है, मैं अभी आपको पैसे दे देती हूँ। ये बोलकर पायल ने उस औरत को 1 लाख रुपए दे दिए। वो औरत चली गई। जानकी ने पायल को गले लगा लिया। दोनों रो पड़े। पायल ने जानकी को सब कुछ बताया। मेरी अच्छी बच्ची, माँ, ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा नया साल है। पायल ने जानकी को गले लगा लिया और इसी तरह नए साल पर दोनों मिल गए और इसके बाद से दोनों ने मिलकर एक ढाबा खोल लिया और खुशी खुशी रहने लगे। ठंड में गरीब की झोपड़ी। बिरजू जंगल के पास एक झोपड़ी में अपनी बीवी, बच्ची और माँ के साथ रहता है। जंगल के पास ही उसने झोपड़ी बनाई, इसका कारण साफ है, यहाँ से सरकार उन लोगों को हटाएगी नहीं, क्योंकि यहाँ कोई नहीं आता। बिरजू हर रोज जंगल में मधुमक्खियों के छत्ते से शहद निकालने जाता है और उस शहद को शहर के बाजार में बेचता है। साहब, ये लो, शुद्ध शहद ले लो, खास आप लोगों के लिए ही लाया हूँ मैं। और शहद बेचने के बाद शहर से चावल खरीदकर अपनी झोपड़ी में लौटता है। बिरजू की बीवी अभी पेट से है। उनकी 5 साल की एक बेटी भी है और उसकी माँ को सांस फूलने की बीमारी है। मेरी दवाई ले आया बेटा? नहीं माँ, आज ज्यादा शहद नहीं मिला। सारा पैसा चावल खरीदने में ही लग गया। लता अभी पेट से है ना, तो उसका भरपेट खाना जरूरी है। हाँ हाँ, तू तो सिर्फ उसी के बारे में सोचता है, मेरा ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। जानकी लता को पसंद नहीं करती है। वो मानती है कि इसी लता की वजह से आज उन लोगों की यह हालत है। पहले भी वो लोग गरीब थे, लेकिन उन लोगों के पास एक घर था। लता से बिरजू की शादी के बाद अचानक से बिरजू के पिता मर गए और उनके लिए हुए कर्जे के कारण उन लोगों का घर भी चला गया। लेकिन जानकी दोष सिर्फ लता को ही देती थी। वो लोग एक ही कमरे वाली झोपड़ी में रहते हैं। इसी तरह उन लोगों के दिन बीतते हैं और इसी तरह कुछ ही दिनों के बाद ठंड का मौसम आ जाता है। झोपड़ी में बहुत सारे छेद हैं। वो लोग ठंड से कांपने लगते हैं। बहुत ठंड लग रही है। काश हमारे पास एक अच्छा घर होता, तो फिर इतनी ठंड नहीं लगती। अरे चुड़ैल, तेरी वजह से ही तो घर चला गया हमारा। आते ही अपने ससुर को खा गई। माँ,
आप ऐसे क्यों बात कर रही हो? तो कैसे करूं? यहाँ ठंड में मेरी हालत खराब हो रही है। रात को जानकी की सांस फूलने लगी। वो दर्द से तड़पने लगी। तकलीफ हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। बिरजू की बेटी गुड्डी जानकी के सीने पर गरम तेल से मालिश करने लगी। ठीक हो जाओगी दादी, हम लोग हैं ना, ठीक हो जाओगी। कुछ देर बाद जानकी ठीक हो भी गई। ठंड से गुड्डी की हालत भी बहुत खराब है। इस साल ठंड कुछ ज्यादा ही है। हो, पता नहीं हम जिंदा रह पाएंगे या नहीं। इस झोपड़ी में तो अच्छी दीवार भी नहीं है। अगले दिन लता खाना बनाते वक्त देखती है कि चावल खत्म हो गए हैं। सुनिए जी, घर पर चावल का एक दाना भी नहीं है। माँ जी की दवाई भी लानी है, कैसे क्या होगा? तुम चिंता मत करो लता, मैं आज शहद लेकर ही लौटूंगा। ये बोलकर बिरजू जंगल के अंदर चला गया और जंगल की बहुत गहराई में पहुंच गया। कैसे भी करके आज मुझे बहुत सारे शहद के जुगाड़ करने हैं। कुछ भी हो जाए, आज तो खाली हाथ नहीं लौट सकता। बिरजू ने बहुत कोशिश की। मधुमक्खियों ने काटकर उसका चेहरा फुला दिया, लेकिन आज भी बिरजू को ज्यादा शहद नहीं मिला। बिरजू चिंता में पड़ गया, लेकिन उसे तब नहीं पता था कि यहाँ एक चीज है जो उसके लिए और भी चिंता का कारण बन सकती है, और वो है शेर। एक शेर झाड़ियों के पीछे छुपकर बहुत देर से बिरजू को देख रहा था, लेकिन उसने बिरजू पर हमला नहीं किया। बिरजू को जितना शहद मिला था उतना शहद लेकर बिरजू घर लौट आया, और वो शेर भी चुपके से बिरजू का पीछा करते हुए उसके घर के पास पहुंच गया। वाह, यहाँ तो पूरा परिवार रहता है। मेरे कई दिनों के खाने का बंदोबस्त हो जाएगा। ऊपर से ये औरत पेट से है, छोटे बच्चे का मांस तो और भी स्वादिष्ट है। वो शेर अभी के लिए वहां से चला गया। बिरजू ने उस शहद में पानी मिलाया और शहर में बेचने चला गया। गुड्डी जंगल में सूखी लकड़ियां ढूंढने चली गई। आज झोपड़ी के बाहर आग जलानी होगी, तभी ठंड से मुक्ति मिलेगी। गुड्डी सूखी लकड़ियां लेकर झोपड़ी में लौट गई। उधर शहर के बाजार में बिरजू मिलावट वाला शहद लेकर बैठ गया। कुछ देर बाद एक आदमी आया और बोला, भैया, ये शहद अच्छा होगा ना? बिरजू ने अपने मन में सोचा, अच्छा तो नहीं है, लेकिन क्या करूं, घर पे सामान और दवाई भी ले जाना है। बिरजू ने उस आदमी से कहा, हाँ सर, बहुत अच्छा है, आज ही जंगल से लाया हूँ, आप लेकर तो जाइए। उस आदमी ने सारा शहद खरीद लिया। बिरजू को बहुत सारे पैसे मिल गए। वो बाजार में चावल, सब्जी और दवाई खरीदने में व्यस्त हो गया। सब कुछ खरीदकर वो झोपड़ी में वापस जाने के लिए बढ़ ही रहा था कि वो आदमी वहां आ गया और उसने गुस्से से कहा, शहद में पानी मिलाया हुआ है, तू एक नंबर का चोर है, चोर। ला, मेरे पैसे वापस दे। पैसे? लेकिन उससे तो मैंने सामान खरीद लिया। सामान खरीद लिया तो पैसे नहीं देगा? एक तो खरीदारों को बेवकूफ बनाता है और ऊपर से पैसे भी नहीं देता। ये ले। ये बोलकर उस आदमी ने बिरजू को मुक्का मार दिया। बिरजू नीचे गिर गया और उसके हाथ से सारा सामान भी गिरकर खराब हो गया। ये क्या? मेरा सारा सामान, चावल, मेरी माँ की दवाई। बिरजू रोते हुए खाली हाथ घर लौट आया। माँ, मुझे माफ कर दो। लता, तुम भी मुझे माफ कर दो। मैं दवाई, चावल कुछ भी नहीं ला पाया, कुछ नहीं। रात को गुड्डी ने ठंड से बचने के लिए घर के बाहर लकड़ियां जला दी और सभी को थोड़ा सा सुकून मिला। लेकिन उन लोगों को क्या पता था कि यही आग उन लोगों के लिए श्राप बन जाएगी। झोपड़ी बांस और पत्ते से बनी हुई थी और सूखे पत्तों ने झट से आग पकड़ ली। आग, आग, भागो, भागो! सब लोग झोपड़ी के बाहर निकल गए और झोपड़ी जलकर राख हो गई। हमारी झोपड़ी, हमारा घर। थोड़ी देर रोने के बाद वो लोग ठंड में ही बैठे रहे और तभी लता के पेट में दर्द शुरू हो गया। दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ? तुम्हें क्या हुआ लता? डिलीवरी होने वाली है, जल्दी से साफ कपड़े ला। साफ कपड़े कहाँ से लाऊं? सब कुछ तो जल गया है। किसी भी तरह लता की डिलीवरी हो गई। जंगल के बीच इतनी ठंड भरी रात को उसे बेटी हुई और जानकी ने उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया। फिर से बेटी हुई, ऐसा ही होना था, इसे तो बहू बनाना ही नहीं चाहिए था। लेकिन वो तीनों बहुत खुश थे। लता अपनी बेटी को गोद में लेकर रोने लगी। बेटी,
तू कितनी खूबसूरत है। उसकी बेटी ने उसकी उंगली पकड़ी और हंस दी। गहरी रात को सभी की आंख लग गई और तभी वो शेर कहीं से आकर उस नवजात बच्ची को अपने मुंह में उठा ले गया। लता की नींद खुल गई और वो चिल्ला उठी, शेर शेर ले गया, मेरी बेटी को ले गया। रमेश और गुड्डी की भी आंख खुल गई और वो तीनों मिलकर शेर का पीछा करने लगे, लेकिन जानकी बैठकर हंसती रही। अच्छा हुआ बहुत अच्छा हुआ बेटी अगर हो तो उसके साथ ऐसा ही हो। वो तीनों शेर का पीछा करते रहे और पीछा करते करते जंगल की बहुत गहराई तक पहुंच गए। वो शेर उस बच्ची को खाने के लिए इतना उत्सुक था कि वो अपने बच्चों के बारे में भूल ही गया। उसके खुद के 2 बच्चे जंगल में घूमते घूमते एक खाई के पास पहुंच गए और दौड़ते दौड़ते लता ने ये देख लिया। अरे बाप रे, वो 2 बच्चे अभी खाई में गिर जाएंगे। ये बोलकर तभी लता ने दौड़कर उन दोनों शेर के बच्चों को खाई में गिरने से बचा लिया और ये देखकर उस शेर की आंखों से आंसू निकल आए। वो उस बच्ची को लेकर लता के पास आ गया और बच्ची को लता की गोद में दे दिया। मैं तुम्हारी बच्ची को खाने वाला था, लेकिन फिर भी तुमने मेरे बच्चों को खाई में गिरने से बचा लिया। माँ हूं ना, बच्चा खोने का गम मैं समझती हूँ। और मैं एक पिता हूँ, मैं अपने बच्चों को खोने वाला था, आपने उन दोनों को बचाया। मैं आपका आभारी हूँ। मैं इस जंगल में आप लोगों के रहने का इंतजाम कर दूंगा, खाना भी मैं आप लोगों को ला कर दूंगा। इसी तरह मैं मेरे पापों का प्रायश्चित करूंगा। उस शेर ने बहुत सारी लकड़ियां ला कर दी। उससे बिरजू ने घर बनाया। उस तरफ जानकी जहां बैठी हुई थी वहां कुछ भेड़िए आ गए और जानकी को निकल लिया। लता की बेटी होने पर जानकी बहुत कुछ कह रही थी, उसे उसकी सजा मिल गई। और उस तरफ जंगल के अंदर बिरजू अपनी बीवी और 2 बेटियों को लेकर खुशी से जिंदगी बिताने लगा। दिसंबर की कड़ाके की सर्दियों की बात है। इस साल सर्दी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। पारा कभी 2 डिग्री तो कभी 1 डिग्री तक चला जा रहा था। पिछले 2 दिनों से तो पारा 0 हो गया था। इस बार सर्दियों ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ठंड इतनी बढ़ गई है कि जनजीवन थम सा गया है। सड़क पर बहुत कम लोग दिखाई दे रहे हैं। जिन्हें बहुत ही ज्यादा जरूरत है वही बाहर निकल रहे हैं, और वो भी पूरी तरह खुद को ढककर। लोग घरों में दुबके हुए हैं। इंसान तो इंसान, जानवर भी ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कहीं उन्हें आग जलती दिखती है तो वे वहीं बैठ जाते हैं जहां उनका शरीर गर्म रहे। लेकिन इस ठंड का एक और सच है, और वो सच ये है कि कई इंसान ऐसे भी हैं जिनके पास घर नहीं है और न ही कोई ऐसी जगह जहां वो ठंड से पूरी तरह बच सके। इसलिए हर तीसरे दिन कोई न कोई गरीब फुटपाथ पर मरा हुआ पाया जाता है। जी सर, सड़क पर फिर से आज एक लाश मिली है। इसकी मौत भी ठंड से हुई है। इसके कपड़े देखकर लग रहा है कि ये कोई भिखारी था। देखिए, ऐसी घटनाएं बहुत बढ़ रही है। हर रात को गरीब लोगों के लिए अलाव की व्यवस्था की जाए और रैन बसेरों में भी ये सुनिश्चित की जाए कि यहाँ गरीबों के लिए सारी सुविधाएं हो। ठंड से हो रही मौतों के बीच फटे चिथड़े कपड़ों में गर्भवती जानकी भी सड़क पर रहने के लिए मजबूर थी। उसकी जिंदगी में इतने दुख थे कि उन दुखों ने आंसू का रूप ले लिया था। वो आंखों से बहते तो नहीं थे, लेकिन आंखों के कोरों पर जमा हो गए थे, जो कभी भी सब्र का बांध तोड़कर बाहर निकल सकते थे। ठंड तो बढ़ती जा रही है। ऐसे में कैसे मैं तेरा और अपना ध्यान रखूं मेरी बच्ची? कैसे रखूं? मैं बहुत ही लाचार माँ हूँ बेटी, बहुत ही लाचार। अपने पेट पर हाथ रखे हुए जानकी अपनी कोख में पलने वाली बच्ची से बातें कर रही थी और सड़क किनारे एक पुराने पेड़ से गिरे पत्तों को चुन भी रही थी, ताकि उन पत्तों को जलाकर अलाव जला सके और उसकी गर्मी में बैठकर इस भयानक ठंड से बच सके। उसने पत्तों को जमा तो कर लिया, लेकिन उसके पास उसे जलाने के लिए माचिस तो थी ही नहीं। मेरे अंदर दुखों की ज्वाला जल रही है, लेकिन अफसोस कि उस आग से ये पत्तियां नहीं जलाई जा सकती। जानकी ने पेड़ के नीचे पड़े 2 पत्थरों को उठाया और उसे टकराकर आग जलाने की कोशिश करने लगी, लेकिन कई कोशिशों के बावजूद भी उन पत्थरों से आग निकल ही नहीं रही थी। ठंड और भी बढ़ती जा रही थी। ठंड से उसके दांत किटकिटा रहे थे। ये चल क्यों नहीं रहा है? तभी वहाँ उसे दूर से पुलिस की एक बुलेट आती हुई दिखाई दी। बुलेट उसके पास आकर रुकी। कौन हो तुम? यहाँ इस पेड़ के नीचे क्या कर रही हो? देख नहीं रही कितनी सर्दी है? चलो जाओ यहाँ से। देख तो रही हूँ साहब, लेकिन जाऊँ कहाँ? अपने पास सिर छिपाने की कोई जगह नहीं है। अरे रैन बसेरे में जाओ, वहाँ तो सरकार की ओर से कई इंतजाम किए गए हैं। इंतजाम? साहब, रैन बसेरे देखे हैं आपने? छोटी सी जगह में इतने सारे लोग हैं कि
मैं कहाँ वहाँ अपनी जगह बनाऊं? पेट में बच्चा है मेरा, इसे उस भीड़ में चोट लग गई तो। नाम क्या है तेरा? तेरा इस दुनिया में कोई नहीं है क्या? इंस्पेक्टर विजय की बातों को सुनकर जानकी ने थोड़ी देर उसकी ओर देखा और कहा, जानकी नाम है साहब मेरा है तो हर कोई, लेकिन फिर भी कोई नहीं है। क्या मतलब? जानकी, जितना अच्छा नाम स्वभाव की भी उतनी ही सुंदर, लेकिन जानकी का काला रंग उसके जीवन की तकलीफों का सबसे बड़ा कारण था। उसका पति, उसकी सास, उसकी ननद, सभी ने मिलकर उसका जीना हराम कर दिया था। माँ, तुझे कितनी बार कहा है कि जब मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ तो इस काली डायन को सामने नहीं आने दो। पता है पूरा दिन ऑफिस में मूड खराब रहता है। अब मैं क्या बोलूं, बोल बोल कर तो मेरी जबान थक गई है, लेकिन ये काली चुड़ैल तो हमारे सिर पर ऐसे सवार हो गई है जैसे कि कोई काली भूतनी किसी पर सवार हो जाती है। रुक माँ, मैं इस भूतनी की अकल फिर से ठिकाने लगाता हूँ। उसके बाद जानकी के पति ने जूते से उसकी पिटाई शुरू कर दी, और वे जूते मामूली जूते नहीं थे, वे जूते जानकी के लिए ही थे, और उन जूतों के नीचे कील लगी हुई थी। जानकी के बदन से खून की धार फूट रही थी, वो दर्द से कराह रही थी। मत मारिए मुझे, मत मारिए, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द। लेकिन उसकी गिड़गिड़ाहट का कोई भी असर उन पर नहीं हो रहा था। जानकी अधमरी सी हो रही थी। तभी मारते मारते उसका पति कील वाला जूता उसके पेट पर मारने लगा। उसके पेट में पलने वाली बच्ची अंदर छटपटाने लगी। आज मैं इस काली भूतनी और इसके पेट में पलने वाली उस बच्ची दोनों को मार दूंगा। हाँ। नहीं, मुझे मारिए, जितना मारना है मारिए, लेकिन मेरी बच्ची को कुछ मत करिए। ये कहकर उसने अपने पेट पर अपने हाथ रख दिए, लेकिन उसका पति इसकी परवाह किए बिना उसे तब तक मारता रहा जब तक कि वो बेहोश ना हो गई। और जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसे बर्फ की सिल्ली पर लेटा दिया गया है और उसके हाथ बांध दिए गए हैं। उसकी ननद, सास और उसका पति बगल में बैठे चाय पी रहे हैं। मेरे हाथ खोलिए मेरा हाथ, मुझे ठंड भी लग रही है, मैं मर जाऊंगी। तुझे क्या लग रहा है कि तेरे मरने की बात सुनकर हमारे दिल में दया आ जाएगी? अरे काली डायन, ये सब हम तुझे मारने के लिए तो कर रहे हैं, और ये जो तुझे बर्फ पर लिटाया है ना, ये मेरा ही आइडिया है। कैसा लगा मेरा आइडिया मेरी प्यारी काली भाभी? अत्याचार की सारी सीमाएं जानकी के ससुराल वाले हर दिन लांघ रहे थे। वे लोग उसे मारना चाहते थे क्योंकि एक तो उसका रंग काला था और उसकी कोख में एक लड़की पल रही थी जिसका पता उन्होंने जबरदस्ती उसका टेस्ट करवा कर लगा लिया था, और साथ ही वे जानकी के पति की शादी किसी दूसरी लड़की से करना चाहते थे। लेकिन वो कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके न कोई। उनकी लाख कोशिशों के बावजूद भी ईश्वर की कृपा से जानकी बच जा रही थी। भैया, माँ, मैं एक बात कहूँ, लगता है ये काली चुड़ैल कोई अमृत पी कर आई है। हम लोग इसे मारने की इतनी कोशिश कर रहे हैं, इसे 3rd डिग्री दे रहे हैं, इसे भूखा रख रहे हैं, लेकिन इस पर कोई असर नहीं हो रहा है। तो फिर क्या करना है इसका? भैया देखो, पिछले कई दिनों से न्यूज में आ रहा है कि हर दिन ठंड से लोग मर रहे हैं। क्यों ना इसे घर के बाहर निकाल दिया जाए? कुछ दिन ये ठंड में बाहर रहेगी तो खुद ब खुद मर जाएगी, और हमें मारने के लिए कोई नई तरकीब भी नहीं लगानी होगी। जानकी गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उसके ससुराल वालों ने उसे उस कड़कड़ाती ठंड में घर से बाहर निकाल दिया। वो बेचारी पिछले कई दिनों से इस ठंड में ऐसे ही भटक रही थी। कभी उसे कूड़े से कुछ खाने को मिलता तो खा लेती, नहीं तो भूखी प्यासी इधर उधर भटकती रहती। जानकी की दुख भरी कहानी को सुनकर इंस्पेक्टर विजय की आंखों में आंसू आ गए, और साथ ही उन आंखों में गुस्सा भी चमकने लगा। बहन, तेरी कहानी को सुनकर ऐसा लगता है कि आज भी हमारे समाज में राक्षस रहते हैं। उनके बड़े दांत नहीं होते, सिंग भी नहीं होते, बड़े नाखून भी नहीं होते, वो राक्षस की तरह भयानक दिखते भी नहीं है, लेकिन उनके कर्म राक्षसों की तरह होते हैं। लेकिन याद रख, राक्षस की जीत ना तो पहले हुई थी और ना अब होगी। राक्षसों का संहार होता है, संहार। इंस्पेक्टर विजय जानकी को लेकर एक एनजीओ में गया, वहाँ उसके रहने की व्यवस्था की और फिर अपनी बुलेट से उसके ससुराल की ओर निकल पड़ा। कुछ देर बाद वो उन राक्षसों के पास था। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? हम तो खुद अपनी पत्नी को लेकर परेशान हैं। हमने उसे बाहर नहीं निकाला है, पता नहीं वो एक दिन अचानक कहाँ चली गई। जी इंस्पेक्टर साहब, मेरे भैया सच बोल रहे हैं। हम लोगों ने उनकी याद में कई दिनों से ठीक से खाना भी नहीं खाया। हाँ, हम सभी परेशान हैं अपनी बहू के लिए। पता नहीं उसने हमारी शिकायत क्यों की आपसे। मुझे लगता है कि उसका किसी से चक्कर चल रहा है। उसके लक्षण मुझे पहले से ही ठीक नहीं लग रहे थे। बिल्कुल सही कह रही है मेरी माँ इंस्पेक्टर साहब। उसके ऐसा कहने पर इंस्पेक्टर विजय ने 4 डंडे जानकी के पति को खींचकर मारे और उन सभी को लेकर पुलिस स्टेशन आ गया। पुलिस स्टेशन में 3rd डिग्री के आगे वो तोते की तरह बोलने लगे। मुझे मत मारिए, मैं सच बताता हूँ। मैंने और मेरे परिवार वालों ने जानकी पर बहुत अत्याचार किए।
उसके साथ जानवरों से भी बुरा बर्ताव किया और उसे घर से बाहर भी निकाल दिया। हमें माफ कर दीजिए। माफी गलती की होती है, पाप की नहीं। और तुम लोगों ने तो महापाप किया है। उन तीनों पर मुकदमा चला। उन्हें 10 साल के कठोर कारावास की सजा हुई। जानकी आज उसी एनजीओ में रहती है। वहाँ उसने सिलाई कढ़ाई का काम सीखा है। उसी से वो अपना और अपनी छोटी सी बेटी गुनगुन का पालन पोषण करती है। उसने अपने ससुराल वालों को माफ तो कर दिया है, लेकिन वो कभी भी वहाँ वापस नहीं जाना चाहती है।